दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली, वो दिल्ली जो कभी बादशाहों की दिल्ली हुआ करती थी, वो दिल्ली जहां आज भी हम चाट चटोरे खाने जाया करते हैं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो दिल्ली जहां पर जलेबी की मिठास भी है तो गोलगप्पों की खटास भी। और ऐसी ही दिल्ली का एक इलाका है बल्ली मारान। बल्ली मारान अगर हम सुनते हैं नाम में तो जहन में सबसे पहले आते हैं वो शायर जिसको दुनिया जानती है। और आज उस शेरो शायरी की गलियों से निकल के हम राजनीति की गलियों का सफर तय करेंगे। राजनीति क्या खेल खेलती है, राजनीति का जायका उन गलियों में आजकल क्या है, क्या वहां पर किसके हाथ मिठास लगने वाली है और किसके हाथ कड़वाहट आने वाली है 8 फरवरी के नतीजों के बाद, उसका भी आकलन करेंगे। और चूंकि हमने बात शेरो शायरी की है और हमारे साथ ये सौभाग्य है हमारा कि उन गलियों में अपना बचपन बिताने वाले रामेश्वर दयाल जी हैं, तो जरा कुछ शेरो शायरी से शुरुआत हो जाए आज के कार्यक्रम की, क्योंकि हम राजनीति की बात तो करते ही हैं। राजनीति में बहुत कड़वाहट है, जो मिठास है वो शायरी में है, वो कविताओं में है, वो गजलों में है, वो इस तरीके से बहती है जैसे यमुना की धारा कभी लाल किले को छूकर निकल जाया करती थी। आज शायद यमुना लाल किले से दूर जा चुकी है, इसीलिए वो यमुना जो मैली हो चुकी है वो कभी कलकल बहती थी, कभी उसका पानी मीठा हुआ करता था, लेकिन आजकल राजनीति ज्यादा घुल गई है। तो छोड़िए उस राजनीति को, उस गली को, थोड़ा आज हमें अपने शायराना अंदाज में इस पूरे कार्यक्रम की हम का आगाज करते हैं। पूछते हैं वो गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। वाह 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 वाह। मैंने मिर्जा गालिब का नाम नहीं लिया, लेकिन मिर्जा गालिब की शख्सियत ऐसी है जो दिल्ली को दिल्ली बनाती है। जब हम कहते हैं ना कि दिल्ली दिलवालों की है, तो दिल्ली दिलवालों की ऐसे ही नहीं है। लोग कहते हैं कई बार दिल्ली बेदर्द है, दिल्ली में बहुत बदलाव हो गए, लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है, एक ऐसा भौगोलिक केवल विस्तार नहीं कहें, उसका एक ऐसा मिजाज है, एक ऐसी उसमें लोगों को समेटने की कला है कि वो हर किसी को अपना बना लेती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों की, चाहे जहां से आए लोग, आए विदेश से, उन्होंने कब्जा किया, दिल्ली में आकर के बस गए, आज भी लोग कमाने के लिए दिल्ली आते हैं। मैं भी खुद आया था पत्रकारिता करने के लिए और दिल्ली वाला हो गया। तो इसी तरीके से दिल्ली का मिजाज है और इसीलिए दिल्ली दिलवालों की कही जाती है। आप तो कश्मीर से हैं और कश्मीर में भी शेरो शायरी खूब होती है, और इसीलिए ये बताइए कि हम बल्ली मारान की बात करेंगे। बल्ली मारान एक ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका तो है, वहां की सियासत तो अपने हिसाब से चलती ही चलती है, लेकिन आप कभी गए होंगे वहां पर, तो वहां पर लोगों के मिलने जुलने का ढंग ही अलग है। देखिए, मिलने जुलने का ढंग तो बिल्कुल अब मुझे तो लगता है जैसे कि कश्मीर की गलियों में मैं घूम रहा हूँ। जब मैं कई बार वहाँ पे जो बहुत फेमस आउटलेट्स है, करीम है या जवाहर है, बहुत बार कई बार जाता रहा हूँ खाने के लिए। मैं शौकीन हूँ नॉनवेज खाने का, बहुत बार गया हूँ। और उन्हीं गली गलियारों में की जो बात है वो एक रिफ्लेक्ट करती है जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो थॉट प्रोसेस है, उस पे भी एक जो है उनकी जो रिफ्लेक्शन होती है, वही कहीं न कहीं पूरी दिल्ली में भी आपको उसकी रिफ्लेक्शन मिलेगी। सुमन से को भी हम जोड़ लेते हैं। सुमन, हमने तो अपने जो हमारा पत्रकारिता का करियर है वो टाउन हॉल से हमने शुरू किया, और टाउन हॉल जहाँ खत्म होता है वहां से नई सड़क शुरू हो जाती है और नई सड़क के थोड़े आगे बल्ली मारान शुरू हो जाता है। हमने बहुत सारे वहाँ पर कचौड़ियाँ खाई हैं, हमने छोले कुलचे खाए हैं, मोटी वाली जलेबी खाई है। तो वो सब स्वाद तो हमारे मुंह में बसा हुआ है, लेकिन किस तरीके से राजनीति का
का क्या मिजाज है? किस तरीके से अगर हम बल्ली मारान को परिभाषित करें तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कुणाल, हम लोग जब उस दौर की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस हिस्से में जब जाते थे, तो छोटी छोटी गलियां या वहाँ के लोगों का मिजाज सर तो वहीं रहे हैं। उस गली में जाना, फिर वहाँ खाना, फिर वहाँ घूमना, खचाखच बड़ी भीड़, ऐसा लगता नहीं था कि दिल्ली ही है, एक अलग सी दिल्ली थी। लेकिन दिल्ली का दर्द उस वक्त हम आप महसूस करते थे। जब एक बिल्डिंग गिर जाती थी, लोग दब जाते थे, परेशानियां बहुत ज्यादा थी। एक एक शिलान्यास पे हमने स्टोरी की याद कीजिए, शिलान्यास के नाम पे 7 बार एक ही जगह शिलान्यास हो गया और उस जगह एक ईंट तक नहीं लगी थी। ईंट सिर्फ वही लगती है, सिर्फ पट्टियां बदल दी जाती है। तो वही बल्ली मारान में खासकर जो हमारे शायर, अजीज शायर मिर्जा गालिब, उन्हीं के गली के कुछ ही दूरी की बात हो रही थी। वहां गए और उस हिस्से में हमने देखा, और जब भी हम वहां पहुंचते थे वहाँ कूड़े के ढेर, और जब ये इलेक्शन आ जाता था फिर फटाफट उसको सफाई करके वहां पहुंच जाते थे नेता, और फटाफट वो जो है वो नाम और पट्टी बदल दी जाती थी। वहां गजब का मिजाज, सिर्फ गंगा यमुनी तहजीब ही नहीं, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया बसती है वहां। हिंदू, मुसलमान, व्यवसायिक, लेबर उस गली में, और एक दूसरे से जो भाईचारा और प्रेम जिसे कहते हैं, वहां उससे बेहतर मुझे दिल्ली में और कहीं नजर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन सियासत ना भाई भाई में बैर करवा देती है, तो क्या वो भाईचारा कहाँ बना रहता है? और जब मिर्जा गालिब की बात करते हैं तो गली कासिम जान, और उसमें अंधेरी सी हवेली अंदर जब तक जिंदा रहे गालिब साहब, तब तक उन्हें वो शायद जैसी उनकी अंधेरा कमरा है उनकी हवेली का, उसी तरीके से उनको वो सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिली जो उनको उस दौर में, दौर में उनको वो मुकाम दिला पाती। खैर, उनकी बात हम कभी करेंगे, लेकिन अब रामेश्वर जी आपसे हम शुरू करते हैं, क्योंकि सियासत की बात है, चुनावी बात है, और वहाँ मुकाबला बड़ा रोचक है, क्योंकि जो बल्ली मारान से जीतता है वो मंत्री बन जाता है। अभी भी इमरान हुसैन मंत्री है, उससे पहले हारून यूसुफ थे, वो मंत्री थे शीला सरकार में, और अभी इन दोनों में मुकाबला खड़ा है। और बीजेपी ने कमल बागड़ी को टिकट दे दिया है, जो कि वहां से काउंसलर है, और रामनगर इलाका है जो कि दलित डोमिनेटेड माना जाता है। तो एक बड़ा अद्भुत वहां पर कॉम्बिनेशन है दलित और मुस्लिम का, और इस बार जब चुनाव में उन्हीं दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर नजर है कि कांग्रेस कितना दलित मुस्लिम वोट अपनी तरफ करती है, और उसी से लगता है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य भी तय होगा। तो क्या एक उसकी परीक्षा हमें लगता है कि बल्ली मारान में होने वाली है? इमरान को वो फेस करना पड़ेगा और हारून यूसुफ उनके सामने है। किस तरीके से आप ये पूरा चुनावी संघर्ष देखते हैं? देखिए, सीट ही ये बल्ली मारान जो सीट है वो कांग्रेस की ही रही है। वो तो आम आदमी पार्टी का गुब्बारा फूटा तो ये आम आदमी पार्टी में सीट चली गई। अब लेकिन चूंकि हम राजनीति की बात करेंगे, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो बल्ली मारान के बारे में 2-4 शब्द बोल दूं। आपके पास, आपको मेरे से इजाजत नहीं, मैं आपसे कई बार इजाजत लूंगा, तो आपके पास इजाजत लेने का कोई आप उसको वो करे ही नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करे। अब एक्चुअली में मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। अगर बल्ली मारान की बात होगी तो चूंकि मैं वहां रहा हूँ ना, तो मेरा दिल तड़प रहा है कुछ कहने के लिए। कि आपकी गली कौन सी थी? क्योंकि वो कौन सी कासिम जान थी गली? मेरी गली थी गली नीम वाली। अच्छा। पुरानी दिल्ली के अंदर गली नीम वाली, गली जामुन वाली, गली भूत वाली। अच्छा। हाँ, क्या वहाँ भूत ही रहते? वो था पुराने वक्त में रहते, गली अस्पताल वाली, इस टाइप की गलियां थी। वाह। तो गली कासिम जान और बल्ली मारान के बारे में अब जैसे भी संजय काव ने भाई है, उन्होंने जवाहर होटल का नाम लिया। अब चूंकि अब आपने इनको कश्मीर की वादियों में आप ले गए, तो ये कश्मीर की वादियों में थोड़ा सा घूम गए। तो इन्होंने जो जवाहर होटल और उसके बगल के अंदर जो करीम होटल का नाम लिया, वो मटिया महल में आते हैं, वो बल्ली मारान में नहीं आते। हाँ, तो अब बल्ली मारान क्या है? बल्ली मारान अजीब सा नाम है। पिछली बार आप पूछ रहे थे बल्ली मारान क्या है, सब जानते हैं कि वहाँ पे मल्लाह रहते थे। अच्छा। जो नाव चलाती है, तो चूंकि देखिए नाव 2 तरीके चलती है, एक तो पतवार से चलती है और एक चलती है बल्ले बांस से। तो चूंकि उस वक्त वहाँ शहनशाह घूम रहा हूँ, उनकी शहजादियां घूम रहे हैं, तो क्या होता था बीच के अंदर नाव रोकनी पड़ती थी। तो नाव कैसे रोकती थी? बल्लियों से रोकते थे। तो वो जो बल्ली मारान, वो जो मल्लाह थे, वो वहां रहते थे। तो इसलिए उसका नाम बल्ली मारान पड़ा, इलाका मर गया। अब देखिए, बल्ली मारान के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्म आई है कजरारे वाले गाने, बंटी और बबली। हाँ। उसके अंदर कजरारे कजरारे गाना है, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना,
गुलजार जी का गाना लिखा हुआ है। अब इस गाने को लेके मैंने कितनी रिसर्च करी है मेरा दिल जानता है, और मैं बताने को तैयार बैठा हूं। वाह, बताइए बताइए। उस गाने के अंदर गुलजार साहब ने बोला कि बल्ली मारान से दरीबे तलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। अरे यार, गुलजार साहब को तो मैं जानता हूँ, वो तो अगर मिर्जा गालिब का कोई भी कार्यक्रम बल्ली मारान में होता वो जरूर जाते साल में एक बार वो। अब गुलजार साहब जो है ना, बल्ली मारान तो कोई ऐसा बोलेंगे नहीं, या दरीबा तो ऐसे बोलेंगे नहीं भाई। वो किनारी बाजार बोल सकते थे, वो चांदी चौक बोल सकते थे, वो खिड़की तजफ्फुल हुसैन बोल सकते थे। अब उन्होंने कहा कि बल्ली मारान से दरीबे तलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। तेरी मेरी कहानी दिल्ली में मतलब पूरा दिल्ली मुझे जान रही है। अब देखिए उन शायर को देखिए, गुलजार साहब को देखिए, उन्होंने कहा कितना उन्होंने भी रिसर्च किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। दिल्ली के अंदर पुराने वक्त जब शाहजहां आता तो 7 गेट हुआ करते थे, कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट, मोरी गेट, बहुत बढ़िया, ये गेट थे। उसी की हम लोग चर्चा करने वाले थे। हाँ, तो कश्मीरी गेट से ज्यादातर जो है ना व्यापारी, कारोबारी, दिल्ली में रहने वाले या योद्धा, लड़ाई हुई है, वो कश्मीरी गेट से आते थे। तो जब आप कश्मीरी गेट से दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में शाहजहानाबाद में प्रवेश करोगे ना, तो उस टाइम सिर्फ 2 ही दरवाजे थे, दो ही गलियां थी, बल्ली मारान और दरीबा। उसके अलावा कोई गलियां नहीं थी वहां पे। मतलब बल्ली मारान से दरीबे तलक, मतलब इस गली में घुसे, इस गली में पूरा आप शाहजहानाबाद घूम लिए। वाह, तभी आज तो गलियां ही गली। गली पराठे वाली है तो कई गली कोई और गलियां तो वहाँ है अभी, लेकिन ये मेन रोड थे। अच्छा, मेन रोड थे ये। मतलब आप इस मेन रोड के अंदर घुस गए, बल्ली मारान दरीबे मेन रोड थे। और भी गलियां वो जो आप बता रहे हो वो छोटी छोटी गलियां थी, उसके अंदर नहीं। मतलब इन दोनों गलियों में आपके घुन गए, चले गए, तो पूरी कहानी आपकी दिल्ली के अंदर समझ में आ गई। चलिए, तो आज तो हम कहानी दिल्ली की समझेंगे, और दिल्ली की कहानी समझेंगे हम बल्ली मारान होकर के, क्योंकि दिल्ली की कहानी तो हम देख ही रहे हैं, हर सीट की देख रहे हैं, लेकिन बल्ली मारान का अपनी सियासी बात है। और अब बल्ली मारान में अगर हम बल्ली मारान की बात करें तो सिर्फ बल्ली मारान वो पुरानी दिल्ली का इलाका नहीं है, बल्कि हम जब पहाड़गंज की तरफ जाते हैं, जब हम सदर की तरफ जाते हैं, तो सदर का एक पूरा इलाका उसमें लगता है। जो सदर बाजार हम कह रहे हैं, सदर बाजार हालांकि दिल्ली में अलग एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उसमें जो सदर बाजार का इलाका है, जो सदर बाजार कहा जाता है, वो सदर बाजार जो है उसका मुख्य हिस्सा जो है वो बल्ली मारान में आता है। और साथ ही साथ रामनगर, जो कि बिल्कुल पहाड़गंज से सटा हुआ इलाका है, कभी वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, उसका भी हिस्सा अब काट गया है। साथ ही साथ फिल्मिस्तान का हिस्सा, फिल्मिस्तान एक बहुत पुराना सिनेमा हॉल है, जिसमें हमने अपने यूनिवर्सिटी के जमाने में कई सारी फिल्में देखी भी हैं, तो वो फिल्मिस्तान की भी बात आ जाएगी। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा, वहाँ पर नॉनवेज का भी बहुत अच्छा जायका मिलता है, तो वहाँ फिल्मिस्तान के आगे पीछे भी हमने बहुत सारे टेस्ट चखे हुए हैं। खैर, अब उन सब बातों को छोड़ करके थोड़ा संजय जी से हम समझना चाहते हैं, हारून यूसुफ, इमरान हुसैन और कमल बागड़ी, ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या मुस्लिम वोट बटेगा? अगर मुस्लिम वोट बटेगा तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? ऐसा हो सकता है, या फिर इस बार भी पिछली बारों की तरह जो भारी हैं वो इमरान हुसैन पड़ेंगे? 2015-2020 दोनों में उन्होंने जीत हासिल की। जी, 2015 और 2020 में उन्होंने भारी मतों से तो जीता, लेकिन ये चुनाव बिल्कुल अलग मान के चलिए आप। जब 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपने पैर रखे दिल्ली के सियासी पिच पे, तो उनकी 28 सीटें आई थी और कांग्रेस की सिर्फ मात्र 8 सीटें आई थी। उन 8 सीटों में जो एक सीट थी वो बल्ली मारान की, हारून यूसुफ साहब की थी। अब महत्वपूर्ण ये चीज है कि उस समय कांग्रेस ने सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को, और उसकी वजह से सरकार बनी जो 49 डेज तक चली। उस सरकार बनने के पहले जब उसमें उसके बाद में एक बहुत आपने कई जगह दिनों तक जो हेडलाइंस में रहा कि 5 से 6 आदमी कांग्रेस के जो है अगर ज्वाइन बीजेपी करते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। 5 लोग उस समय जितने भी रिपोर्ट्स आए लगभग तैयार थे ज्वाइन करने में। ओनली 3 पर्सन्स, 3 मात्र लोग जिन्होंने बना कर दिया था, वो अरविंदर सिंह लवली जी, जो कि अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो उस समय अध्यक्ष थे यहाँ के, हारून यूसुफ जी, और एक है हमारे जय किशन जी, जो कि सुल्तानपुर। अगर इन तीनों में से एक आदमी भी
बीजेपी और ज्वाइन कर लेता, 5 को मिल के ज्वाइन कर लेता, केजरीवाल जी का जन्म नहीं होता। केजरीवाल जो है आज वो मुख्यमंत्री सेकंड टर्म में नहीं आते, ये डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। एक बात बता रहा हूँ आपको समझाने, उससे हारून यूसुफ जी के कैरेक्टर की बात होती है। एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन, वहीं के लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, उनके कैरेक्टर आपको उनसे पता लगेगा कितने डाउन टू अर्थ आदमी हारून यूसुफ जी हैं। उनके बच्चे का एडमिशन होना था संस्कृति स्कूल में, तो उन्होंने एप्लीकेशन, वहाँ बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, वो मंत्री थे दिल्ली के, और वो गए प्रिंसिपल या मिलने गए, तो उनको बाहर बिठाया। आप कल्पना नहीं करेंगे 2-3 घंटे तक उनको बाहर बिठाया गया, उन्होंने एक बार भी कंप्लेंट नहीं की, और फाइनली उनको अंदर बुलाया गया और उन्होंने 2 शब्द उनको बैठने के लिए तक नहीं बोला, जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल थी, क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी की आई थिंक वाइफ होती है। तो वो निकल गए, उन्होंने कहा कि जी एडमिशन तो नहीं हो सकता है। फिर दूसरे दिन मुझे लगता है कि उनका माइंड चेंज, उन्होंने कहा एक बच्चा छोड़ दिया या कुछ, आप आ जाइए, फॉर्मेलिटी कोशिश करते हैं, और उनका एडमिशन हो गया, जितना मुझे पता है। उससे एक रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी अगर एक मंत्री को 2-3 घंटे आप बिठा दे किसी स्कूल में, तो हो सकता है वो रिएक्ट करे, उसका जो कि आपको आजकल के पॉलिटिशियंस में बहुत कम दिखेगा। बिल्कुल, ये कैरेक्टर दिखाता है। और लेकिन एक बात फैक्ट है कि हारून यूसुफ पिछला 2 चुनाव हारे हैं, और दोनों चुनाव इमरान हुसैन से हारे हैं, और भारी मतों से हारे हैं, और इसकी वजह एक रही है। एक चीज इसमें जोड़ूंगा, मैं जस्ट हाल फिलहाल में ही उस एरिया में घूमा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कुछ 2-3 जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भाई साहब ये शाहीन बाग पे धरने प्रदर्शन हो रहे थे, आम आदमी के जो कन्वीनर हैं, जो करता धरता, अरविंद केजरीवाल कहीं दिखे नहीं वहाँ। दूसरा, जब दंगे हुए उस समय दिल्ली में बड़े दंगे हुए, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी वहाँ गए नहीं, जो कहते हैं। तीसरा चीज उनका, कुछ लोगों ने कहा, बहुत कम लोगों ने कहा 370 पे उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि इस बार प्ले करेंगे अल्पसंख्यक बहुल सर अच्छा, दूसरी बात मैं सुमन को यहाँ पर इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि एक रैली हुई राहुल गांधी की सीलमपुर में, वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, हालांकि वो पुरानी दिल्ली का इलाका नहीं है, लेकिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर हम 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो सीलमपुर में। वहां पर उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, और कई सारे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। इसका क्या मतलब है? और इसका माइनॉरिटी वोट, जिसमें कि बली मारान भी आता है, जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, उस पर क्या कुछ असर हो सकता है? कुणाल भाई बिल्कुल एक्साइटेड हो रहा है, इसलिए एक्साइटेड हो रहा था, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा था। सर उस गली की गाना गा रहे थे और सर जब पूरी कहानी बता रहे थे, मैं इसलिए काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ। अचानक राहुल गांधी के आ जाने से सबसे ज्यादा अगर पसीना किसी को छूट रहा है तो अरविंद केजरीवाल का छूट रहा है। और अरविंद केजरीवाल ट्वीट उठा के देख लीजिए, मैं राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भाई क्या करोगे टिप्पणी, किस तरह की टिप्पणी करोगे? अब उसके बाद क्या किसने टिप्पणी की है? राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की ना, तो शुरुआत मैं वही कह रहा हूं। राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या अगर ये है दोनों में तालमेल है तो क्या राहुल गांधी को करना चाहिए? चलिए ठीक है, हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं या उनके पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं? बहुत बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने वजूद को बचा रहे हैं। अच्छा, तमाम सारे नेता जिसके लिए दिल्ली बनाई गई थी, उन कांग्रेसियों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, उन नेताओं को यहाँ खपाने के लिए की गई थी। पीछे पहली बार ही बीजेपी वहां कब्जा कर ली और 15 साल से सरकार रही, और यहाँ सरकार हारी किससे? आम आदमी पार्टी से। वो प्रचंड उन्हीं के वोट को वो खाते रहे, और पिछले लोकसभा में उन्होंने देख लिया कि हमारी कहानी क्या बनी। तो इसलिए यहाँ आने के बाद, और उनको तमाम सारे नेता इंटरनल, आपको बता दूं कांग्रेस की जो कहानी है सर, कांग्रेस में ये सिचुएशन हुई है कि उनको जाके कहा गया कि सर आप शांत रहो, आप हमारे नेता, आप शांत रहो, दिल्ली को हमें वापस लाने दो, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ मजबूरी आई है कि राहुल गांधी को 2 दिनों से, आज मैं इसलिए आपको टिप्पणी कर रहा हूँ, सिर्फ सीलमपुर की घटना नहीं है। आज इठाला जैसे वो पहुंच गए चूड़ा दही खाने के लिए, वहां कोई मिश्रा करके, वो कैंडिडेट सतीश मिश्रा या सुशांत मिश्रा, उनको उन्होंने टिकट दिया और सुबह सुबह वहां मेट्रो पकड़ के वहां बैठ गए।
अब वहां जाके भीड़ देखिए क्या हालत है। तो जिसकी बात आप कर रहे थे ना कि भाई मुसलमान वोट के साथ केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा मजाक किया। बल्ली मारान की क्या हालत है, गलियों में जाके देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। आज तक क्या लेकिन हारून यूसुफ यार देखिए, मैं इसमें सीधी बात बोल रहा हूँ कि बल्ली मारान के साथ न्याय किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने अगर नहीं किया तो क्या शीला दीक्षित ने किया? कम से कम अरविंद केजरीवाल के समय तो ये तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो जो चांदनी चौक की सड़क है उसका जीर्णोद्धार हुआ, क्या चांदनी चौक की जिंदगी है बल्ली मारान की? आपको याद होगा कुणाल, हम आपने बहुत बड़ी स्टोरी की थी कि दिल्ली की 30% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ वाल सिटी जोन से, दिल्ली के विकास का सबसे बड़ा जो फंड आता है वो वाल सिटी जोन से है, पुरानी दिल्ली से है। और आज उसकी हालत क्या बना रखी है? लगातार 40-50 साल से हो क्या रहा है? एक घर में क्या ईंट आप लगा सकते हैं? एक बात, अरे सुन लीजिए भाई, अभी कंट्रोल अभी मत होने दीजिए, इसलिए कि मैंने केजरीवाल के उस पर बात कही है जी। आप उनके गलियों में जाइए, वहां सिचुएशन देख लीजिए। अभी जब से सरकार एमसीडी की बनी है और आज बदतर हालत हो गई है। उसके बाद जो आज शीला दीक्षित के सुपुत्र ने जो टिप्पणी की है उसको सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां जहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे शांत जो वोटर, कांग्रेस के जो शांत वोटर हैं वो साइलेंट पड़े हुए थे, उनको जीवन देने की कोशिश राहुल गांधी का यहाँ कूद जाना है और यहाँ आत्महत्या खुद केजरीवाल करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे मुसलमान वोटर एक्टिव होना शुरू हुआ झुग्गी में, आपने कल से ट्विटर उठा के देख लीजिए, जिस सोशल मीडिया को लेकर जिया करते थे भाई, सोशल मीडिया से सारे खबरें इन्होंने नेगेटिव जो थी वो गायब करवा दी इन्होंने। क्यों? इनको सबसे ज्यादा डर था कि भाई जो सोशल मीडिया, क्योंकि तमाम सारे हम मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया बिल्कुल खुला हुआ मंच है, उठा के देख लीजिए। जनता खदेड़ रही है, केजरीवाल को कभी खदेड़ते हुए देखे क्या? झुग्गी से पूछ रही है कि भाई इससे पहले तो सिर्फ शीला दीक्षित ने काम किया था। आज जो शीला दीक्षित, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनके बेटे ने जो टिप्पणी की है वो वाकई में सोचनीय विषय है। मैं उस टिप्पणी पे आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा बल्ली मारान पे हम बात कर लें। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा बल्ली मारान की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर आखिरकार कौन निर्णायक भूमिका निभाता है? क्या मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं या फिर जो दलित कम्युनिटी, जो रामनगर और उसके आसपास की दलित कम्युनिटी वो निभाती है, या फिर जो कुछ वहां पर वैश्य समुदाय से भी जुड़े लोग हैं, क्योंकि पुराने लोग जो हैं वो उस तरीके के भी हैं, पंजाबी बनिया कम्युनिटी जो है वो भी वहां पे रहती है। किसका रोल सबसे ज्यादा इसमें निर्णायक आपको दिखाई पड़ता है और क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, ये मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अपने सुमन जी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं तो हम डर जाते हैं। हाँ। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है है ना। और दूसरा भी, अपने जब बल्ली मारान की बात करी तो आपने कचौड़ी, जलेबी और बर्फी की बात करी, ये भी बल्ली मारान से अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। इसलिए ये चीज चांदनी चौक की स्पेशलिटी है। बल्ली मारान की तो कोरमा, बिरयानी, हलीम और तंदूरी रोटी है। हाँ। तो उसको थोड़ा जस्टिफाई हम कर लें। नहीं, वो तो आपसे हम सीख रहे हैं कि वो हम तो पुरानी दिल्ली को पुरानी दिल्ली जानते हैं। हमारे लिए चांदनी चौक और बल्ली मारान एक हो जाता है जब खाने पीने की बात होती है। तो आप हलीम, बिरयानी, कोरमा सब हमें खिलाइए और उसके जायके का आनंद दीजिए, और हम बिल्कुल आपके साथ बैठ करके उन जायकों का आनंद लेने के लिए हैं। हम अभी सुमन थोड़ा सा थे, उनको थोड़ा मैंने पानी पीने के लिए कहा है कि थोड़ा शांत रहे, तो आपसे हम इसीलिए कहेंगे थोड़ा जायकों का आनंद दीजिए कि किस तरीके का पॉलिटिकल जायका ही बताऊंगा। लेकिन गालिब का जो सबसे बढ़िया जो उनका डिश थी वो क्या था? दाल गोश्त। अच्छा। वो दाल गोश्त खाते थे, ये मैं बताना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि हम गालिब साहब की बात करते हैं तो कुछ हम बता दें। अब आप बताइए कि बनती कैसी है ये दाल गोश्त? दाल गोश्त जो होता है, दाल के अंदर गोश्त डाल दो। एक तो पूरा का पूरा दाल जो है, हम मानते हैं कि वेजिटेरियंस के लिए जो प्रोटीन का सोर्स है वो दाल है, और नॉन वेजिटेरियन जो खाने वाले हैं उनके लिए गोश्त है। ये दोनों प्रोटीन के सोर्स को मिला दिया गया। वो उसी तरीके से है जिस तरीके से वहाँ का मिजाज है कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, तो ये दाल गोश्त कॉम्बिनेशन कुछ मुझे उसी तरीके का, बिल्कुल उसी तरीके का। वो गालिब क्या खाते थे उसके बाद हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, ये सीट जो है ना बल्ली मारान, टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। दलित मान लीजिए सेकंड नंबर पर है, फिर अदर्स कास्ट है। वो इसका मतलब क्या है कि जो भी मुसलमान वोटर जिसको वोट देगा वो जीतेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हारून यूसुफ 5 बार लगातार जीते हैं। मतलब ये जो ना रिकॉर्ड है। और हम कोई हारून यूसुफ साहब की जो ना बड़ाई या विशेषता नहीं बता रहे। मैंने उनका इलेक्शन देखा है। जब वो गलियों से गुजरते थे ना तो लोग वाह वाह भी करते थे और कुछ लोग आहा भी करते थे उनकी छवि देख के।
अब हम इमरान हुसैन के बारे में आ गए। बहुत इमरान हुसैन 2013 में हारे थे हारून यूसुफ से। उस टाइम वो बहुजन समाज पार्टी में थे और वो ठीक ठाक 13% वोटों से वो हारे थे, 3rd नंबर पे थे वो। लेकिन देखिए ये मुसलमानों का ही जलवा है और ये मुसलमानों की ही एक मानसिकता है कि अगली बार जो 5 साल बंदा जीता और वो शीला दीक्षित की कैबिनेट में 3 बार मंत्री रहा, उसकी जो 2 बार जमानत जब्त करवा दी, 2 बार उसके बाद जो इलेक्शन लड़ा है हारून भाई ने, वो दोनों बार उनकी जमानत जब्त हो गई। इमरान हुसैन जो बहुजन समाज पार्टी से आए थे, उनको आम आदमी पार्टी ने जो और केजरीवाल जी ने जो मुसलमानों के बारे में जो बोला और उनको जो कहा, तो वोट एक तरफा हो गया। अब ये जो खेल चल रहा है ना राहुल गांधी वाला, जिसको लेके हम कह रहे हैं, उसके अंदर लोग बार बार कह रहे हैं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएगा। अरे भाई बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, दिल्ली के अंदर कांग्रेस को रिवाइव भी तो करेगा। हाँ। 0 सीट है उसकी। अगर राहुल गांधी अगर कुछ बोल रहे हैं तो यार कांग्रेस से दिल्ली के देश की राजधानी में कांग्रेस 0 है, शर्म की बात नहीं है कांग्रेस के लिए। तो मैं ये मान रहा हूं कि मुस्लिम वोटर्स अगर इस बार, हाँ पलटी मारना तो नहीं कहेंगे, उसका हृदय परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन, उसका दिल बदल गया। सही सर, दिल बदल गया। रिपोर्टिंग वाला तो सीधी सी बात है कांग्रेस जीतेगी और दलित वोट तो आप जानते हैं वो कुल मिला के घूम फिर के वो कांग्रेस में चला जाता है। तो अगर आखिरी मूवमेंट तक अगर मुस्लिम वोट नहीं बदला और आम आदमी पार्टी में रहा तो वहां पे जीत निश्चित है। और अगर ये जो कांग्रेस मेहनत कर रही है, और मैं मानता हूँ तो हम दिल्ली के लोग हैं, बड़ी नब्ज को रखते हैं, कांग्रेस जो मेहनत कर रही है ना, मेरा मानना यह है कि मेहनत सफल होगी भाई। एक और वोटों के अंदर हाँ। और जीत हार जीत के अंदर बदलाव होगा, जिसके अंदर बल्ली महाराज की सीट भी शामिल है। सर एक और संजय जी को भी जोड़ देते हैं। आपको लगता है क्या कि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न बदलने वाला है? लगता है या मुझे बहुत ज्यादा नहीं है कि बंटवारा होगा और बंटवारे का फायदा मुझे लगता है कि बटेगा। मुझे नहीं लगता कि पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपकी क्या राय है? मुझे लग रहा है बहुत सी सीटों पे आपको सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा जहां की मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को जाएगा। कितना % आपको लगता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस और आप आदमी पार्टी में अगर हम कहें अभी आज की तारीख में कितना लग रहा है? एक चीज तो मान के चलिए, अगर मुस्लिम्स में एक इस कम्युनिटी ने अगर डिसाइड कर लिया ए पार्टी को डालना है तो वो एक को डालेंगे, अगर उन्होंने बी को डाला है तो लगभग एक मुश्त होकर बी को डालेंगे, वो बढ़ता नहीं है। देखिए ये बात हमने क्यों पूछी रामेश्वर जी से और संजय जी से, क्योंकि रामेश्वर जी पुरानी दिल्ली का हाल जानते हैं। वो पुरानी दिल्ली के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि वो पैदा उन्हीं गलियों में हुए, बचपन उनका उन्हीं गलियों में बीता है। और दूसरी तरफ संजय जी हैं जो कि कश्मीर के हैं। कश्मीर का माइनॉरिटी वोट है, एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है, कश्मीरी ब्राह्मण है हमारे संजय काओ साहब, तो कश्मीर में इनका बचपन बीता है, तो उन्होंने इनको कश्मीर के बारे में पता है। तो सुमन जी, आपको मैं फिर लाना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कितना माइनॉरिटी वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है और कितना वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है? क्योंकि मुस्लिम वोट कई सारे कम से कम 7 से 8 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहेगा। कुणाल, एक बात हमें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनल जाइए, सिर्फ मुसलमान और हिंदू और वो सब देख तो रहे हैं। मुसलमानों का दर्द क्या है उसे समझिए। देश के किसी और हिस्से में उसके लिए घर बन रहा है। हमने स्टोरी की थी यहीं से, सिर्फ मेरठ के पास चले जाइए, उनके लिए अभी 450 से ज्यादा घर बन गए। वहां उनके राशन कार्ड भी बन गए। ठीक है, वो मोदी जी के खिलाफ है या एक लड़ाई फाइट है। देश के किसी और हिस्से में जाइए, वहां राशन बन रहा है, वहां उसके लिए चूल्हे वाला गैस वाला जो है वो फ्री है, उसके अकाउंट में 8,000 रुपए आ रहे हैं। यहाँ बता क्या रहे हैं, क्या उनके लिए घर आज तक बना? क्या लेकिन कहाँ घर बनेगा? बल्ली महाराज में कहाँ घर बना देंगे? तो क्या सरकारी कोई योजना है? आपने हर चीज तो शिफ्ट कर दी ना। डीडीए तो केंद्र सरकार के अंदर में है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल क्या करें बताइए? कौन सी योजना है जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? बल्ली महाराज में आप एक बात तो ध्यान रखिए कि भाई उस इलाके में अगर वो कॉमर्शियल सेंटर है तो आपने उसके लिए क्या प्लान किया? वो क्या गली से बाहर? संशोधन करना चाहूंगा। अभी कुणाल जी ने बोला कि बल्ली महाराज के अंदर मकान की क्या मामला है, तो मकान का मामला है सन 1975 के अंदर, जब वहाँ पे अजमेरी गेट की झुग्गियां हटाई गई थी और उनको हटा के उनको फ्लैट दिए गए थे मिंटो रोड के ऊपर। तो ऐसा हो सकता है, संभव है? तो संभव, हाँ बिल्कुल जी। अब सुनो, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि तकरीबन 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख के आसपास, 3,90,000 के आसपास जो है राशन कार्ड बनने थे। आज 10 साल हो चुके हैं, एक राशन कार्ड नहीं बनेंगे। उनमें इन गरीबों की बात हो रही है, उनको कम से कम 5 किलो फ्री तो मिलता। आज उनके जॉब के लिए क्या सिचुएशन है सर दिल्ली में? क्या कोई यहाँ इंडस्ट्री है?
उन्हीं गलियों में वो काम करते हैं, उनको अब कहते हैं कि हमने आपको क्या दिया, पानी दे दिया फ्री, हमने अपने बिजली, जिस घर में रहते हैं वो किराए पे, ज़्यादातर लोग किराए पे रहते हैं। वहाँ काम करने वाले कौन है? वो बाहर से आने वाले लोग हैं। वहाँ जो भी सेठ हैं बहुत अच्छी तरह सर जानते हैं, वहाँ जो भी है वो तो बाहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव जा चुके हैं, रोहिणी और पीतमपुरा जा चुके हैं, सर खुद जा चुके हैं। तो इसलिए नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मजाक की। याद कीजिए कि उस वक्त का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी आप अंडरपास यहाँ देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले हम लोगों ने स्टोरी की थी, प्रगति मैदान के नीचे से ये बन गए। आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत बड़े लेवल पे 1100-1400 करोड़ के एक्सपेंसेस, नई दिल्ली एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं। उनके ऊपर से हुआ था कि भाई ये बल्ली मैदान के ऊपर से या नई पुरानी दिल्ली के ऊपर से एक ऐसा रोपवे या इस तरह का एक स्टेशन बननी चाहिए जिससे लोग क्रॉस कर सके। आज तक आप उस शहर, उस इलाके कुछ दे नहीं पाए हैं। आज भी वो उसी नारकीय जीवन में जी रहे हैं। एक चीज सुन लीजिए ना, रुकिए भाई, ऐसे नहीं होगा। एक चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ। आज उस मंत्री का पूछिए, आज फॉर्म में आज सर सुन लीजिए, आज उस मंत्री की हालत पूछिए। मंत्री जब बैठता है ना, मुंह से आवाज इसलिए नहीं निकलती है, उसके पास कौन सा मंत्रालय दे रखा है? खाद्य आपूर्ति मंत्रालय। खाद्य आपूर्ति नारकीय, क्या उसके अलावा और कोई मंत्रालय नहीं? क्या सर खाद्य आपूर्ति आप 18 मंत्रालय एक मंत्री को दे सकते हैं? क्या वो नकारा है क्या? एक कैबिनेट मिनिस्टर को हरा के वो आया है, आज उसकी हालत क्या है? वो सिर्फ जाता है बेचारा, बड़े मोटे नहीं सर सुन लीजिए पहले, उसकी अपने इलाके में एक काम बेचारा नहीं करवा पाता है। जो पक्षपात की बात की, चूंकि मैं अभी पुरानी दिल्ली का आदमी, आप रहे ना सर? देखिए, दिल्ली के अंदर 1963 तक चांदनी चौक में ट्राम चला करती थी। तो ट्राम को मॉडिफाई किया था शीला दीक्षित जी ने, और वहां पे ट्राम चलाने के लिए पूरी योजना बन गई थी जो चांदनी चौक से सदर बाजार पहाड़गंज तक चलेगी। और आपको मजेदार वाली बात बताऊं कि उस ट्राम का पूरा ब्लूप्रिंट जो बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने, शीला दीक्षित सरकार ने 2 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में पूरा ब्लूप्रिंट बना के मेट्रो ने दे दिया था कि ऐसे हम ट्राम चलाएंगे। और क्या हुआ कि बाद में उसको मोनोरेल में कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में मोनोरेल में नहीं कन्वर्ट नहीं करा, उसको रद्द कर दिया गया। अरे सर, जिस प्रदेश की 6 महीने की कैबिनेट की बैठ 6 महीने में लगातार 6 महीने में कैबिनेट की बैठक में, तो उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए शर्म की बात होती है। अगर वो चांदनी चौक के अंदर अगर वो ट्राम या वो मेट्रो चलती ना, तो ये जो जिसको अभी हम बार बार कह रहे हैं नारकीय जीवन, तो वहाँ के लोगों का जीवन जो है नारकीय नहीं होता। बेहतर होता नहीं। आज हम बात बड़ा लंबा हमने कर लिया और आज बड़ा गर्मा गर्म बहस भी हुई है। जिस तरीके से गर्मा गर्म वो जो स्वादिष्ट पकवान बनते हैं ना, उसी तरीके से आज हमारे यहाँ पर भी ना जो चूल्हा है, सियासी चूल्हा, वो इतना गर्म हो गया कि खास तौर पर सुमन जी और हमारे डॉक्टर साहब के बीच में बड़ा गर्मा गर्म हुआ। और हमारे, मैं चूंकि बीच में हूँ तो दोनों तरफ से खुशबू जो आ रही थी, वो सियासी खुशबू का मजा, सबसे फायदा हम और संजय जी उठा रहे थे। तो यही तो है, ये जो सियासी चूल्हा है ना, उसको हम जलाए रखेंगे और हर जगह के पकवानों का जायका आपके साथ ला करके परोसेंगे। कहाँ क्या कुछ पक रहा है? सियासत की हांडी पे जो धीमी आंच पर ये चुनावों में बहुत सारी चीजें पक रही हैं, उन पकवानों को आपके सामने परोसेंगे। और हमारे जो ये सारे जो बनाने वाले हैं शेफ, वो हमारे साथ बैठे हैं। ये सारे शेफ हैं, नामी गिरामी शेफ, खबरों के शेफ हैं। हमने बहुत खबरें बनाई हैं, हमने बहुत खबरें, कुछ अच्छी बनी, कुछ बुरी बनी, लेकिन बनाई हमने बहुत सारी कुछ है। तो इसीलिए हम आपको उस तजुर्बे का फायदा देंगे और इसीलिए ये कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो चीजें शेयर कर सके। तो अब यहाँ पर हारून यूसुफ जीते, इमरान हुसैन जीते या फिर कमल बागड़ी जीते, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो हम 1 2 3 कर लें क्या, जो हम करते हैं? आपको क्या लगता है कि 1 2 3 कौन लग रहा है? नहीं, 1 2 3 करना भी क्योंकि कौन लगता है कि 1 2 3 कौन है? 1 2 3 इसके अंदर 1 2 3 थोड़ा टेक्निकल है। मुसलमान जहाँ जाएगा वो 1 2 3 हो जाएगा। अगर मुसलमान इमरान की तरफ गया तो इमरान जीतेंगे, अगर हारून की तरफ गया तो हारून जीतेंगे। 100%। अगर मुसलमान वोटर, एक मुश्त की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो टूट गया तो कमल बागड़ी भी निकाल सकता 40 में। हाँ, कभी मामला बिगड़ता है। रामनगर की सीट रही है और रामनगर में बीजेपी नहीं है, वो काउंसिलर है, सिटिंग काउंसिलर। आपको क्या लगता है? जी, मेरा मानना यही है, जिस तरफ की माइनॉरिटी वोट जाएगा वही कैंडिडेट विनर होगा। सुमन, देखिए, मेरा मानना बिल्कुल है भैया, अभी आम आदमी पार्टी एज में है और अभी जो 3-4 दिनों के भीतर जो समीकरण बदल रहे हैं, वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। और वाकई में हम एक्साइटेड इसलिए हो जाते हैं कि हम उस इलाके की बहुत रिपोर्टिंग कर चुके हैं। लोगों की जाने लाशें जो गई है, निकाल के खींच के ला गए, वो बहुत ही दर्दनाक रहा है। और उस मंत्री के पास जब भी कभी बात होती है तो मंत्रिमंडल की बात होती है, वो अंदर की बात हम नहीं बता सकते।
अदरवाइज दोस्तों मंत्री सिर्फ नाम का है, काम कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक गाड़ी मिलता, मोबाइल मिलता, ऐश करता और चला जाता। अच्छा, मैं अब बता दूं कि वहां का लोकल क्या है। इमरान जो है, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, मंत्री हैं, वो लोकल रहते हैं, इसका फायदा उन्हें मिलता है। हारून यूसुफ, उनके पिताजी पुराने हकीम होते थे और बहुत पहचान थी उनकी उस इलाके में, उनकी पुरानी हवेली भी है उसमें, लेकिन आज उस वहां पर रहते नहीं। एक उसका जो नुकसान है जो दोनों चुनावों में हुआ है, वो हारून यूसुफ को उस वजह से हुआ है कि वो लोकली अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो मंत्री रहे शीला सरकार में, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनके बारे में लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन लोगों को चाहिए, जो सबका दर्द है ना, कि काम करवाने वाला उनके बीच में रह कर होना चाहिए। उसका फायदा इमरान को 2 चुनावों से मिला है। तीसरा जो है कमल बागड़ी, वो बिल्कुल अलग सेटअप से आते हैं, जो इलाका रामनगर का है, वहां भी परिस्थितियां बहुत नारकी हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि बाकी सब जगहों पर, कुणाल एक चीज और जोड़िएगा उसमें जी, क्योंकि 2.5 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, उस हिस्से में भी कोई काम नहीं हो पाया। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। तो कई सारी चीजें वहां पर काम नहीं हुई है, तो पिछड़ा इलाका है, आप उसके बारे में बहुत कह लीजिए। जैसे मैंने कहा था ना कि मिर्जा गालिब को तब ख्याति मिली जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो लोग बल्ली मारहन में है, उनके बारे में दुनिया जानती है, लेकिन उनके बारे में कौन जानता, उनके दर्द के बारे में। ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही दर्द जो समझेगा वो जीतेगा। यही पर मैं आज का ये पूरा कार्यक्रम खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कहें तो जाते हैं जी जी बिल्कुल, गालिब साहब का एक शेर सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत हमने शेर से की थी, तो आप अंत भी करें। हाँ, बड़ा फलसफाना शेर है, लेकिन वो बहुत मशहूर है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हर एक बात पे कहना, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। वाह वाह, यूं होता तो क्या होता, और यही हम देखेंगे कि अगर यूं होता तो फिर तो क्या होता, और यही चुनाव में हम कहते हैं कि अगर यूं होता तो क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद।